वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, उसके बेसिक्स हमने सबके कवर कर लिया। तो हम लोग आज देखते हैं PHP एंड हमें हमारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या करना है, जो हम फॉर्म बनाते हैं वो फॉर्म बन तो जाती है, फॉर्म बन गया, उसके अंदर इनपुट फील्ड्स आप डाल देते हो, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फिर वो फॉर्म के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स है, ठीक है, एंड आप फिल कर रहे हो एंड जब आप सबमिट करते हो तो वो डेटा क्या हो हमारा, वो डेटा हमारा स्टोर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में जाके वो स्टोर हो, एंड वो डेटा स्टोर तो हो रहा है, फिर अगर मुझे नीड है उस डेटा की उसको देखना है या फिर उसे कहीं डिस्प्ले कराना है, तो वो सारी चीज़ें हम ऐसे करने वाले हैं PHP के थ्रू। ये सब चीज़ें हैं। और PHP जो है ना वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सर्वर साइड कहने का सेंस ये है कि जो मान लो अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ब्राउजर मान सकते हो कि अगर ब्राउजर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है PHP फाइल को, और फिर सर्वर क्या करता है उस PHP कोड को फिर वो मान लो प्रोसेस वगैरह कर रही है, एंड एंड में हमें क्या मिलता है, एंड में एक हमें प्लेन सा एक HTML मिल जाता है। तो ये होती है काम कि कोई रिक्वेस्ट तुम्हें जा रही है, सर्वर से रिक्वेस्ट जा रही है एंड हमें कुछ रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रही है। तो बेसिकली समझो तो PHP क्या है, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर पे वर्क करती है। और इस चीज़ को अगर कोड वाइज अगर देखो तो इसे चलाने के लिए हमें चाहिए होता है अपने सिस्टम पे जैम, हमें जैम चाहिए होता है, तो आप जाके गूगल से जैम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप जैम कर लेना, एज सिंपल तुम जैम क्या कर लेना, तुम ये रहा फर्स्ट वेबसाइट, जैम को क्या करना तुम डाउनलोड कर लेना, अपना देख लेना कि विंडोज, ठीक है, और देख लेना विंडोज 10 11 जो भी है। तो यहाँ से क्या करना, तुम जैम्प इंस्टॉल करना। PHP की कोड को रन करने के लिए हमें नीड पड़ती है जैम्प की। इसको सर्वर पे कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी सिस्टम ऐसे नहीं चलती है, विद द हेल्प ऑफ जैम्प वी कैन रन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जैम्प सबसे पहले तो ये इंस्टॉल कर लेना जैम्प, क्योंकि तब जाके आपकी PHP की कोड क्या होगी, रन होगी। और जैसे ही आप ये इसको डाउनलोड वगैरह कर लेना, उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ, जब इसको ओपन वगैरह, जब इंस्टॉल वगैरह सारी चीज़ें हो जाए तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पहला है अपाची और दूसरा है MySQL। हमें इन दो चीज़ों से मतलब है। ये अभी मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो इसको बस स्टार्ट कर देना जब भी तुम्हें कोड रन करना, जैसे जब भी कोड किया, जैसे ही तुम PHP की कोई भी कोड करने जा रहे हो ना, तो जैम्प इंस्टॉल कर लिया, सबसे पहला तो काम तुम्हारा है कि जैम्प जाके इंस्टॉल करना। दूसरा काम क्या है, जब हम जैसे ही हम PHP की कोड करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि VS कोड ओपन करने से पहले ही तुम इसे रन कर लेना, ठीक है, जैम्प ओपन कर लेना। और जैम्प में हमें क्या करना है, दो चीज स्टार्ट करनी है, अपाची और MySQL को क्या कर देना, स्टार्ट कर देना है। इसको स्टार्ट करके इसको मिनिमाइज करके तुम छोड़ देना। अब ये अपना क्या हो गया, तुम्हारी ये सर्वर रेडी होगी, अब तुम इसके ऊपर रन कर सकते हो अपने PHP के कोड को। तो पहला काम तो ये है, जैम्प इंस्टॉल करना है। दूसरा, PHP के कोड करने से पहले अगर आप ये ऑन नहीं होगा, आपका स्टॉप अगर कर देते हो, इससे स्टार्ट नहीं है, तो फिर आपको फिर इशू होती है, उधर आपका कोड रन नहीं करता है। तो ये नेसेसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपना कोड करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी अब PHP की फाइल्स वगैरह होती हैं, वो आप कहाँ बनाते हो, वो आप जाना अपने C ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको पाथ दोगे ना, जब वो इंस्टॉल करोगे जैम्प, तो उसके अंदर हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे आप VS कोड भी इंस्टॉल करा होगा, तो उसमें आते हैं हमारे पास ऑप्शंस की पाथ देने के, कि आप कहाँ उसे सेव करना चाहते हो, उसकी लोकेशन बता दो, तो वैसा कुछ आता है। तो मान लो तुम्हारी आई C ड्राइव में, मैक्सिमम हमारी C ड्राइव में ही हो जाती है। तो C ड्राइव के अंदर क्या है, ये मेरा जैम्प फोल्डर है, ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा आएगा जैम्प करके फोल्डर। जब तुम इंस्टॉल करते जाओगे तो अभी आना है तुम्हें जैम्प फोल्डर के अंदर,
सी ड्राइव के अंदर जैम्प में जाना है, जैम्प के बाद कहाँ जाना है, जैम्प के बाद जाना है तुम्हें एच डॉक्स में, ठीक है, जैम्प के बाद एच डॉक्स में जाना है। और अब जो भी तुम PHP की फोल्डर्स वगैरह जो भी तुम्हें अब प्रोजेक्ट बनानी है, सारी चीजें करनी है, अब वो कहाँ सेव होंगी, वो तुम्हें यहाँ बनानी होगी एच डॉक्स के अंदर। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे पाथ देख लेना, ठीक है, लोकल डिस्क सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव के बाद जैम फोल्डर के अंदर आना है, जैम फोल्डर के बाद हमें कहाँ जाना है, एच डॉक्स के अंदर जाना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपनी फोल्डर बना लेंगे, जो भी हमारे पास है वहां हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फोल्डर बना लेंगे। अब जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करी हुई है, CRUD ऑपरेशन और ये सारी डेली रिपोर्ट्स वगैरह, ये हमने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करी हुई है, तो ये सारी प्रोजेक्ट्स मेरी कहाँ है, एच डॉक्स के अंदर है। मे बी आपने कुछ प्रोजेक्ट अभी नहीं किया होगा तो आपकी ब्लैंक होगी, तो अब करना क्या आपको, अब यहाँ पे आप फोल्डर बना लेना, सबसे पहला जो भी आपको काम हो, अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना लेना, और इस फोल्डर को तब VS कोड में आप ओपन करना, फिर वहां करेंगे कोड इसकी। तो अभी मैंने ये वाली ऑलरेडी ओपन कर रखी है, देखो अब मैंने क्या करा है, मैंने ऑलरेडी वहां से फोल्डर, अब ये मेरी फोल्डर है तुम्हारी ये वाली फॉर्म ऐप, ठीक है, ये वाली मेरी फोल्डर है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, VS कोड के अंदर ओपन करा हुआ है, एज सिंपल। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहला काम है जैम्प इंस्टॉल करनी है, जैम्प इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, जैम्प को स्टार्ट कर लेना, ठीक है, और उसमें अपाची और MySQL स्टार्ट कर देना। उसके बाद क्या करना है, सी ड्राइव में आनी है, सी ड्राइव में आने के बाद जैम फोल्डर में आना है, जैम फोल्डर के बाद एच डॉक्स में जाना है, एच डॉक्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट का जो भी है वो फोल्डर बना लेना और उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेना, सिंपल। तो यही करना। अब इससे ऐसा नहीं कि आप एच डॉक्स के अलावा कहीं और बना सकते हो, और अगर कहीं और बना रहे हो तो सिंपली इसे क्या करते हैं ना, यहाँ ले आके मूव कर देना, ठीक है, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी क्या कर दिया, अब हम आते हैं VS कोड के अंदर, VS कोड के अंदर हम आ गए। अब इसके अंदर क्या करना है, अब जैसे कि अब जो भी यहाँ पे देखो मैंने कुछ कुछ फाइल्स बनाई हुई है, ठीक है, DB डिस्प्ले फॉर्म लर्न नोट्स और ये सबमिट करके, और इसके बाद ना नोटिस करना कि सबकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन .php है, ठीक है, HTML में क्या था .html थी, CSS में .css थी, जावास्क्रिप्ट में .js था, और जब हम PHP की कोड कर रहे हैं, PHP की चीजें लिख रहे हैं, तो उस केस में हमारी एक्सटेंशन क्या होगी, हमारी एक्सटेंशन .php हो जाएगी, ओके। तो ये है हमारा ओवरऑल PHP। अब इसके अंदर अब देखो ये भी मान लो एक तरीके से अब सारी चीजें सिमिलर है, इसके अंदर भी तुम्हें अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज तुम्हें मान लो प्रिंट करनी होती थी, ऐसा कुछ कंसोल में दिखाना तो हम console.log करते थे, या फिर अगर हमें वो अलर्ट सा कुछ चाहिए होता था तो हम अलर्ट मैसेज यूज करते थे, तो अलग अलग थी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग और बात करें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हर चीज के अलग, सी लैंग्वेज के लिए हम printf यूज करते हैं, जावा में हम लोग system.out.println करते हैं, तो वो सबकी क्या है, सबकी अलग 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 एक अपनी सिंटेक्स है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि अगर तुम कोई भी एक चीज अगर अच्छे से पढ़ लो, डजेंट मैटर सिंटेक्स क्या, सिंटेक्स तुम गूगल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें सिंटेक्स, अब मुझे पता है ये PHP की ऐसे सिंटेक्स होती है तो ठीक है, मुझे याद नहीं है तो हम इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये चीज करने से हम लिख रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वो जो एक कॉन्सेप्ट होती है ना, वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अगर तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ लो तो सारी चीजें तुम्हें रिपीटिवली देखने को मिलती हैं। अब जैसे यहाँ भी हमें कुछ प्रिंट करना है, जावा के अंदर भी हम लोग कंसोल कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी सब चीज के अंदर कुछ कुछ चीजें प्रिंट करना है, वैसा कुछ। और इसके अंदर भी वेरिएबल्स होती हैं तुम्हारे, इसके अंदर भी डेटा टाइप्स होते हैं, सब चीजें हैं, ठीक है, सब वही चीजें हैं। अब हमें नहीं समझना, वेरिएबल हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है, वो क्या करेगा, वो तुम्हारे वैल्यूज को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, एज सिंपल। अब तुमने वेरिएबल पढ़ा हुआ है इस चीज में, तो अब तुम्हें ये चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी चीजें सब ओके है। तो अभी क्या है, अभी हमें क्या मिलता है, ओनली चेंजेस कहाँ आती है, तुम्हारे सिंटेक्स में आती है और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती है। तो अब यहाँ पे सिंटेक्स की बात करो,
तो अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है, कोई भी हमें कुछ भी मैसेज ऐसा कुछ प्रिंट करना हो, डिस्प्ले करना हो हमारी स्क्रीन पे, उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? उस केस में हम लोग इको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? इको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है। अब हम लोग आते हैं इस पेज पे। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा ब्लैंक पेज है, ठीक है? अब ये क्या है? अब जैसे HTML में भी हमने एक चीज देखी थी कि HTML स्टार्ट अगर उसका बॉयलर कोड हम देख रहे थे तो हमें क्या आता था? HTML टैग ओपन हो रही है, फिर HTML टैग क्लोज हो रही है, ऐसा कुछ देखते थे। तो ऐसे ही PHP लिखने का ये है कि हमें यहाँ से लिखना होता है इस तरीके से। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप एंड करें, और जो भी कोड है वो क्या करेंगे, हम इसके अंडर में लिखेंगे। जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी चीजें हैं हमारी PHP की कोड की, सारी इसके अंदर आप लिखते हो। तो फर्स्ट हमारा क्या काम है? फर्स्ट है हमारा इको करना हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो अब हमने लिख दिया ये। अब हमारे स्क्रीन पे क्या देखना चाहिए? इको हेलो वर्ल्ड। अब ये तो हमने कर दिया। अब इसको रन आप कैसे जाओगे, कहाँ देखोगे? तो इसको देखने के लिए सबसे पहला ये कहाँ चलेगा? तुम्हारे सर्वर पे। तो उसके लिए क्या करा है? उसके लिए हमने ये सर्वर हमारा स्टार्ट कर दिया, इसको अपाची माइस्क्वेल क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये हमारा ऑन है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद अब देखना, ये हमारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब ये यहाँ पे एक चीज नोटिस करना। अब हमें क्या करना है? हमें सर्च करना है लोकल होस्ट फॉर्म ऐप लर्न डॉट php। अब ये कहाँ से आ रहा है? अब ये मैंने लिखा है यहाँ से। मेरे फोल्डर का नाम क्या है? अब जो हम फोल्डर क्रिएट करें वो कहाँ है? लोकल होस्ट के अंदर। जो हमारी सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर है, जैम फोल्डर के अंदर htdocs है। कुछ htdocs के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट का फिलहाल नाम क्या है? फोल्डर है ये फॉर्म ऐप, ठीक है? इस फॉर्म ऐप के अंदर क्या है? ये लर्न डॉट php, ठीक है? ये लर्न डॉट php जो है ये इसके अंदर है। और अभी हमने जो कोड लिखा वो कहाँ लिखा है? ये learn डॉट php पे लिखी हुई है, ठीक? तो हमारा जो फोल्डर है वो कहाँ है? इस सी ड्राइव के अंदर। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? फॉर्म हाइफन ऐप, इसके अंदर है। और हमें रन कौन सा करना है? ये learn डॉट php वाली रन करनी है। इस केस में हम कहाँ जाएंगे? हम आए यहाँ एंड हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम। जैसे फिलहाल मेरे फोल्डर का नाम है फॉर्म ऐप, वैसे ही मान लो तुम्हारे फोल्डर का नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म, तुम्हारे फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तुमने अपना अपना ही नाम रख दिया फोल्डर का नाम, तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो वो फोल्डर का नाम है, फिर स्लैश लगाओगे और जो तुम्हारी फाइल है, ठीक है, जिसे तुम्हें शो करना है, जिसे तुम्हें देखना है वो। तो हमने कोड कहाँ करा था? learn डॉट php के अंदर। जैसे ये रहा हमारा learn डॉट php, ठीक है? ये वाली फाइल है, यहाँ पे भी है, इसके अंदर है। तो हम कहाँ आते हैं? अब इस तरीके से आप क्या हो जाओगे? ब्राउजर पे जाना, सिंपली ये बात दे देना और हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अगर मान लो अब इसके अंदर कुछ चेंज कर लो, इसके अंदर अभी हेलो वर्ल्ड है, अब रिफ्रेश करते हैं तो ये चेंज हो गया। तो ऐसे ही क्या कर सकते हो? ऐसे ही तुम अपना PHP के अंदर कुछ भी इको करना है तुम्हें, यानी कि कुछ भी प्रिंट करना है हमारी स्क्रीन पे, कुछ भी डिस्प्ले करना है, कोई भी मैसेज, तो यहाँ से तुम मैसेज दे सकते हो। तो ये तुम्हारी होती है इको करने के लिए। और PHP यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है तुम्हारी, और इसके अंदर जो भी कोड होती है PHP के अंदर वो सारी हम कहाँ लिख रहे होते हैं? यहाँ लिख रहे होते हैं। इसके बाद वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं? अब इस चीज को ले लेते हैं। अब देखो क्या करा, यहाँ स्टार्ट हो गई, यहाँ ये क्लोज हो रही है, और ये क्या रहा हमारा बीच की जो भी कंटेंट हम चाहते हैं। अब इसको वेरिएबल जो है वो बनाने का तरीका होता है तुम्हारा, यहाँ पे एक डॉलर सिंबल लगाते हैं, ठीक है? एंड यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने वेरिएबल का नाम दे रहे हैं नेम, और ये उसकी वैल्यू है आरोही,
फिर एज मान लो दे रहे हो आप 22 दे रहे हो, फिर इको में तुम मैसेज, ठीक है, अब इको में क्या कर रहे हो, अब इस चीज को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। अब जैसे तुम कंसोल के अंदर कंसोल लॉग कर रहे थे ना, कंसोल के अंदर कुछ चीज चाहिए होती थी, वही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब इस तरीके से जो लिखेंगे वो क्या है, हमारी नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एज यूजुअल जाके क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो माय नेम इज, अब यहाँ क्या लिखा है, डॉलर नेम, यानी कि ये वेरिएबल, ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ पे क्या आएगा, आरोही, यानी इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आरोही, क्योंकि नेम के अंदर आरोही स्टोर है। एंड आई एम, एंड ये क्या लिख दिया, आई एम, एंड आई एम एज, चलो सेंटेंस छोड़ो, बट ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे तुम्हारी एज आ जाएगी, ठीक है। अब एज कहाँ से आएगी, अब ये वेरिएबल यहाँ से ले रहा है, इस वेरिएबल के अंदर क्या है, 22 स्टोर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा 22 आना चाहिए, और ये एज यूजुअल तुम्हारी ये प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं इस चीज को, क्या हमारे स्क्रीन पे चेंज हुई है, अभी आरोही सिंह है, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो ये तुम्हारी आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आरोही आ गई और यहाँ 22 आ गई, तो ये चेंज होती है। अब मान लो यहाँ आरोही से तुम चेंज कर दो, उसको नेहा कर दो, तो अब क्या हो जाएगी, अभी आरोही है, अब इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू तुमने जैसे ही चेंज करी, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे थे लास्ट लेक्चर्स वगैरह में, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ए प्लस बी, ऐसा कर रहे थे, या फिर कोई भी वैल्यू दे रहे थे, नेम है ऐसा है, और वो प्रिंट हो रहा था। वैसे ही अभी हमने क्या किया, एज सिंपल एज दैट, वही काम किया यहाँ पे भी, सारी चीजें वही है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब इसके वेरिएबल लिखने का तरीका है, डॉलर लगा के हम वेरिएबल लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें और चीज, अब हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स, ठीक है, अब डेटा टाइप्स की बात करो तो अब यहाँ पे भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। स्ट्रिंग यानी कि अब जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग होती है, अब हेलो स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग हो जाएगी। इंटीजर यानी कि जो भी इंटीजर की वैल्यू होती है हमारी, 25, 26, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं। तो ये हो गई तुम्हारी, ये डेटा टाइप्स हो गई। फ्लोट के अंदर क्या होती है, फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी कि जो भी हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो भी डेसिमल वैल्यूज होती है वो क्या होती है, हमारी फ्लोट होती है, यानी कि 3.1, 2.1, 6.2, ऐसा समथिंग, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में तुम्हारी वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या होती है, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट्स होती है, फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, जो डेसिमल में मान लो तुम्हें कुछ वैल्यूज है वैसा कुछ। और इंटीजर क्या होती है, तुम्हारी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जो भी होती है वो इंटीजर्स हो जाती है। बूलियन तुम्हें पता ही है, ट्रू और फॉल्स क्या होती है, अगर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ऐसा कुछ होता है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा बूलियन होता है, ये भी तुम्हें पता है। एरे क्या होती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, अगर तुम्हें कुछ भी एक सिमिलर टाइप की कोई भी डेटा को स्टोर करना है, जैसे मान लो अगर फ्रूट्स है तो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, ये सारे क्या है तुम्हारे, अब फ्रूट्स हो गए। तो ये क्या है, सिमिलर टाइप की जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी एरेज में होती है, तो ये भी हमारा डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट भी तुम्हें पता है, एक पर्टिकुलर किसी चीज पे मान लो पर्सन है, उसका नेम है, उसकी प्रॉपर्टीज तुम लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें। अब देखो, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बोली थी कि जो भी चीज तुमने लास्ट पढ़ी हुई है चीजें वही, बस थोड़ी सी उसकी सिंटेक्स अलग होगी, लिखने का तरीका होगा, बट कॉन्सेप्ट जो जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो सारी चीजें जो लॉजिक तुम्हें लगाना है वो सब क्या है, वो एज यूजुअल सब सेम ही होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो तुमने इफ एल्स समझा था, वो क्या है, जो अगर या तो कंडीशन तुम्हारी ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर दो, अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट कर दो। हमने एग्जांपल कौन सा देखा था, हमने वोट का एग्जांपल देखा था, अगर एज मेरी 18 है या 18 से ज्यादा है तो मैं वोट दे सकती हूँ, अगर मेरी एज 18 से कम है तो मैं वोट नहीं दे सकती हूँ। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो इफ वाली स्टेटमेंट चल रही थी, अगर जैसे मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो मेरी एल्स वाली पार्ट चल रही थी। तो अब देखो यहाँ पे मार्क्स है, अब इसको भी यूज करके देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है तुम्हारी, यहाँ पे क्या दे दिया है इसने, अब ये स्टार्ट कर दिया, यहाँ एंड कर दिया, आप सारी कोड क्या कर रहे हो, तो इसके अंदर
इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, डॉलर लगा के हम वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ ये यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, क्या, ये हमें स्टार्टिंग में बताने की इसको नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। हम डॉलर लगाते हैं, हम डॉलर लिखा एंड अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी वेरिएबल का नाम मार्क्स लिखा है, यहाँ पे नेम था पहले, अभी जो पढ़ रहे थे उसके अंदर नेम लिखा था, एज लिखा था, अभी क्या है, अभी मार्क्स लिखी हुई है। अब मार्क्स एक वेरिएबल बना ली, इसके अंदर 55 क्या कर दिया, मार्क्स हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। 55 हमने मार्क्स स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इफ स्टेटमेंट लगाई है तुमने, इफ स्टेटमेंट, अब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल यानी कि मान लो 60 से अधिक है जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तब क्या कर दो, तब ये वाली रन करो तुम, ठीक है, इको पास, तब तुम पास करो। अदरवाइज एल्स में क्या आ जाएगा, अगर तुम्हारी ये कंडीशन फेल होती है, ये वाली कंडीशन फेल होती है, फॉल्स होती है, उस केस में क्या होगा, ये एल्स वाली पार्ट रन हो जाएगी। एक चीज यहाँ जो 60 करी हुई है ना यार, 60 पे पास थोड़ी होता है, इसको तुम 33 कर दो, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारी जो कंडीशन है, अब हमने सबसे पहले यहाँ वेरिएबल बनी हुई है मार्क्स नाम की, उसके अंदर 55 स्टोर है, उसके बाद इफ लगाया, इफ के बाद कंडीशन लगाइए कि जो ये मार्क्स है, अब इस मार्क्स की जगह क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या है, 55 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, यानी कि 33 से अगर बड़ा है तो क्या करो, तब ये वाली स्टेटमेंट चला दो तुम, ठीक है। इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, इको पास, इको पास यानी कि इको करा दो। इको से क्या होता है, इको से तुम्हारी मैसेज प्रिंट होती है, इको में पास यानी कि यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने पास लिखा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे स्क्रीन पे पास मिलना चाहिए, ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो। बट अगर ये कंडीशन मान लो तुम्हारी फॉल्स हुई, ठीक है, ये फॉल्स हो गई, तो उस केस में क्या है, उस केस में हम ये इल्स वाले पार्ट में जाते हैं, और इस इल्स वाले पार्ट में आएंगे तो इसके अंदर भी इको है, इसके अंदर इको यानी कि कोई भी मैसेज तुम क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, तो इसमें हमने क्या कर दिया, फेल कर दिया, कि मेरी कंडीशन जब फॉल्स हो तो फेल हो जाए, मेरी कंडीशन जब ट्रू हो जाए तो वो पास हो जाए। तो अभी क्या है, अभी हमारा 55 है जो कि 33 से तो बड़ा है, तो अब देखते हैं क्या आती है हमारी, अगर हम अब रिफ्रेश करो तो अभी क्या आ गया, पास, ठीक है। क्यों पास आया, क्योंकि 33 से तो 55 ज्यादा है ना, तो अगर 55 नंबर लाएगा तो पास तो हो ही जाएगा। बट अगर ये फेल होता है, ठीक है, मान लो इसकी मार्क्स 25 करते हैं हमने, ठीक है, 25 कर दी, इसको सिर्फ 25 मार्क्स है इसके पास, तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, अगर हमारी कंडीशन क्या है, 33 है यहाँ पे, तो 33 से अगर कम है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हमारी इल्स वाली पार्ट चलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब क्या है, अब अभी पास है, अब रिफ्रेश करते हैं तो अभी क्या होगी हमारी कंडीशन, अभी क्या होगी, ये फेल हो गई। तो अब देखो ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लास्ट हम लोग कल या परसों यही पढ़ रहे थे, इफ एल्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी। तो देखो तरीका वही है, सब चीजें वही हैं, बस लिखने का तुम्हारा बस तरीका अलग है, सिंटेक्स अलग है तुम्हारे, तो ऐसे ही काम कर रहा है तुम्हारा ये भी। अब दूसरा है तुम्हारा, और अगर देखो लूप्स भी वही है, देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लूप सेम वही यूज हो रही है, यहाँ पे डॉलर लगा के आई लिखी हुई है, यानी आई लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल बन रही है, जैसे इंट आई लिख रहे थे, ऐसा कुछ लिख रहे थे हम लोग लास्ट, तो उस तरीके से क्या है, इस तरीके से इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल बना लिया डॉलर आई, डॉलर से हम क्या करते हैं, PHP में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, इसके अंदर 1 स्टोर कर दिया। फिर अब ये जो डॉलर आई है वो लेस देन इक्वल टू 5 अगर हो, ठीक है, जब तक वो चले तब तक क्या है, तब तक ये इको करो। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, सेकंड में हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, थर्ड में हम इको करते हैं, फोर्थ में हम क्या करते हैं, फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि अभी 1 है तो
तो फिर ये इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, फिर आके इको करेगा कंडीशन चेक करके। अब जैसे ही इसकी वैल्यू तुम्हारी, इसकी वैल्यू अगर 6 होती है, वैसे ही क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी जो फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस बॉडी के अंदर वो नहीं जाएगा, वो सीधे इसके बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ लूप बॉडी। तो वहां पे क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि 5 टाइम्स जा रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें 5 बार यहाँ पे मिल गया। अगर मैं चाहूँ कि मुझे 15 बार चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो तुम 15 कर दो, कि जैसे ही तुम्हारी 16 होगी तो कंडीशन फेल हो जाएगा, 15 तक ये चल जाएगा लूप तुम्हारा। अब रिफ्रेश करो, अब देखो ये कहाँ तक चला गया तुम्हारा, ये 15 तक तुम्हारा चल गया। ऐसे ही 100, 200, 300, वही है सेम लूप वाला कॉन्सेप्ट, जितना तुम चाहते हो उतनी तुम प्रिंट कर सकते हो वैल्यूज। अब इसको भी वही है, इको करने का तरीका वही है कि ये वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल आई, यानी कि आई की वैल्यू को क्या कर दो, बार 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 जैसे इंक्रीज होते जा रही है वो प्रिंट कर दो तुम एज यूजुअल। सेम वाइल लूप भी वैसे ही काम करता है, ये वाइल लूप तुम्हारा वही काम करेगा सेम। देखो वही 1 से लेके 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर भी यहाँ पे वेरिएबल बन गई, फिर यहाँ पे वाइल लगाया और यहाँ पे लिख दिया तुमने कंडीशन, कंडीशन के बाद तुमने इको करा दिया, और फिर क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हो वैल्यू को, और वो जब तक तुम्हारी कंडीशन चलती रहेगी तब तक तुम्हारा वो लूप चलते रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तुम लूप बॉडी के बाहर आ गए। एरेज भी हमारे ऐसे ही है। अब एरेज में भी मान लो, अब एरेज के लिए क्या कर दिया यहाँ पे, अब एरेज के लिए एक वेरिएबल बना लिया फ्रूट डॉलर लगा के, फिर यहाँ पे एरे लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब एरे के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, इंडेक्स 0 पे हमारा एप्पल होगा, इंडेक्स 1 पे बनाना होगा, इंडेक्स 2 पे हमारा मैंगो होगा, ठीक है। उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है हमारी। अब इसे मुझे गेट करना है, अगर मुझे इसे गेट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे इको करा, उसके बाद वेरिएबल का नाम है जो भी यहाँ पे फ्रूट्स है वो लिखा, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने इंडेक्स का नाम लिख दिया, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये एप्पल मिल जाएगा। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ एप्पल मिल रहा है। अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बनाना अगर प्रिंट करना है, तो ये मुझे क्या पता है, ये इंडेक्स अगर 0 पे ये है तो इंडेक्स फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा। तो अभी इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें बनाना मिलना चाहिए। तो अभी क्या मिल गया, हमें बनाना मिल गया। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो इंडेक्स 2 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे तुम्हारा मैंगो है। तो अब इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, अब इस केस में हमें मैंगो मिलना चाहिए, मैंगो मिल गया। इस तरीके से क्या मिलता है हमें, इस तरीके से एरेज भी हम लिख सकते हैं। फंक्शंस भी एज यूजुअल, फंक्शंस भी वही है तुम्हारे, इस तरीके से तुम फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। अब देखो सारी चीजें सेम है, अब वही करना है तुम्हें, फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, उसके अंदर मान लो पैरामीटर अगर तुम कोई पास करना चाहते हो तो नेम तुमने मान लो पास कर दिया, और रिटर्न के अंदर हेलो नेम कर दिया, और नेम के अंदर उसके अंदर तुम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो तुम इको करा सकते हो एज यूजुअल। अब अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये कोई HTML की फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म बनाया, अब इसके अंदर क्या है, एक फील्ड है तुम्हारी नेम, और नेम है, उसके बाद नेम है, उसके बाद क्या कर दिया तुमने, एक बटन लगा दिया सबमिट, ठीक है। नेम है और वो नेम के अंदर कुछ भी नाम डाल रहे हो तुम, और उसके बाद उस नाम को क्या कर रहे हो तुम, सबमिट कर रहे हो। तो इस केस में क्या है, अब ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम इस एक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हम ये ने लिखा है यहाँ पे submit.php, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड यूज करा है पोस्ट। अब ये 2 चीजें हैं, एक्शन यानी कि अब जैसे ही तुम सबमिट वगैरह, ये जैसे ही फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है, अब इस फॉर्म पे जो भी एक्शन है, अब वो कहाँ तुम चले जाओ, अब इस submit.php पे चले जाओ, ठीक है। अब submit.php क्या है, सबमिट एक और फाइल है जहाँ तुम ये सारी, अब जो भी सबमिट होकर जो भी डेटा जाएगा वो वहां जाए, ठीक है। तो submit.php, अब तुमने क्या कर दिया, इसको वहां भेज दिया। मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, पोस्ट यूज कर रहे हो, और मेथड के अंदर तुम्हारे पास गेट होती है, पोस्ट होती है, और भी होती है, ठीक है।
तो अभी हम मेथड, अगर तुम्हें कोई भी चीज सबमिट करानी है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो ये किया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, submit.php पे। और ये तो तुम्हें पता ही है, दो तुमने एक इनपुट बनाई हुई है टेक्स्ट नाम की, जिसके अंदर नेम वगैरह कुछ भी स्टोर कर लो, एक सबमिट बनाई हुई है तुमने जिसके अंदर कुछ भी डेटा तुम सेंड कर रहे हो, जो submit.php पे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब submit.php पे आते हैं। submit.php जो ये है हमारा, ठीक है, इसके अंदर कैसे स्टोर कर रहे हो, ये तुम्हें पता है ये क्या हो रही है, php की फाइल स्टार्ट मतलब लिखने का तरीका है, ठीक है, ये php वाली। अब ये जो चीज है, ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल तुमने बना लिया नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेथड यूज हो रहे हो पोस्ट, अब ये जो नेम है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, अब ये जाके स्टोर हो रही है तुम्हारी डेटा, ठीक है। अब नेम वेरिएबल के अंदर क्या हो रही है, तुम्हारी स्टोर हो रही है। अगर अब तुम्हें इको करना है, तो एज यूजुअल तुम हेलो और उस नेम को लेके, अब उस नेम के अंदर क्या आ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस नेम के अंदर वैल्यू, अब यहाँ जो है, यहाँ वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ वैल्यू अब यहाँ से आएगी। जो भी तुम यहाँ इनपुट दोगे वो कहाँ आएगा, वो तुम्हारा यहाँ आएगा। और यहाँ आने के बाद अगर तुम इको कर दोगे यहाँ, तो अब तुम्हें पता है इस वेरिएबल, इस $n नेम, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रही है, तुम्हारी वो जो भी नेम है वो कहाँ जाके स्टोर हो रही है, यहाँ स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर आरोही अगर स्टोर होगा, तो अब अगर इको करोगे तो क्या आना चाहिए आउटपुट, हेलो आरोही आना चाहिए। तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से चलता है। इसको अभी करके नहीं देखते हैं, इसको मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स और बनाई हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तब देखते हैं इसको। बाकी और आता है हमारा, अगर अब डेटाबेस, अब एक चीज और है हमारी, जो डेटाबेस है, ठीक है, उससे आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो, फाइल्स वगैरह को आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो, सारी चीजें। अब इसके अंदर आना, अब जैसे अब तुमने ये क्या कर दिया है, अब तुमने ये रन किया हुआ, ठीक है, ये तुमने स्टार्ट कर दिया है अपाची और माइस्क्यूएल। अब ये जब स्टार्ट होगा तभी ये ओपन होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि तभी ये ओपन होता है तुम्हारी ये माइस्क्यूएल वाली डेटाबेस। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस सिंपली कर देना लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है, एंटर कर देना। अब तुम्हें क्या मिल गया, ये तुम्हारी डेटाबेस है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स बनाने, जैसे कि अब कोई फॉर्म तुम बना रहे हो, ठीक है, अगर कोई फॉर्म है तो उस फॉर्म के अंदर नेम है, पासवर्ड है, और ठीक है, दो दो फील्ड्स है तुम्हारी, नेम है और पासवर्ड है, या यूजर नेम मान लो उसको, ठीक है। तो अगर तुमने एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, वो डेटाबेस बनाने के बाद क्या कर रहे हो, अब हमें क्या बनानी पड़ती है, एक टेबल बनानी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। एक टेबल बनानी पड़ती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अब टेबल के अंदर मान लो, टेबल क्या है, एक कॉलम, जैसे अब ये एक रो, ये एक कॉलम हो गई, ये एक कॉलम होगी, ये एक कॉलम होगी, इस तरीके से क्या बन जाती है, एक टेबल बन जाती है हमारी। अब फर्स्ट में क्या कर दिया, यहाँ पे तुमने रख दिया नेम, रख दिया यहाँ, पासवर्ड रख दिया, ठीक है। अब इस तरह से दो फील्ड्स है तुम्हारे पास। अब हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम फील्ड्स भी तो होती है, मान लो और भी है, लंबी कोई रजिस्ट्रेशन की फॉर्म है जिसके अंदर रोल है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कॉन्टेक्ट नंबर है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वो सारी चीजें तुम एक एक करके हम क्या करते हैं, एक एक करके एक एक कॉलम, अब जितनी हमारे पास फील्ड्स होंगी हम उतनी कॉलम बनाते हैं। एंड अब उस नेम को, अगर नेम है, और उस फील्ड को एक एक करके हम लिखते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तुम सिंपली ये जो क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कुछ भी तुम डेटाबेस अगर तुम बना रहे हो, तो फॉर्म सबमिट नाम का कुछ डेटाबेस तुम ठीक है, फॉर्म सबमिट,
क्या कर दिया, अभी फॉर्म सबमिट नाम का, अब यहाँ पे क्या देते हैं हम, अपने डेटा का नाम देते हैं, जो भी डीबी का नाम देना होता है ना डेटाबेस का, अब वो नाम देते हैं यहाँ पे। अब ये नाम दे दिया और यहाँ से क्या होगी, अब तुम्हारी ये एक डीबी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब वो क्रिएट होगी तुम्हारी, ये वाली डीबी है, ठीक है, फॉर्म सबमिट। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, मुझे टेबल का नाम दे रहा है, ठीक है, टेबल का नाम दे रहा है कि तुम अपने टेबल का नाम दे दो। टेबल का नाम मान लो तुम यूजर्स दे दो, ठीक है। टेबल का नाम क्या दे दिया तुमने, यूजर्स। अब तुम्हारी डेटाबेस क्रिएट हो गई फॉर्म सबमिट नाम से। उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद अब तुम टेबल बनाने जा रहे हो, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए अब टेबल का नाम दे दिया, कुछ टेबल है तो टेबल का नाम देंगे, क्योंकि टेबल का नाम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुम जब जाओगे अपने इधर इस कोड के अंदर जब आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब तुम्हें उस टेबल का नाम भी देना पड़ता है और तुम्हें अपनी डीबी की नाम भी देनी पड़ती है। अब जैसे अब इस कनेक्शन डॉट फाइल में आओगे तो ये टेस्ट डीबी जो है ये क्या है, ये तुम्हारे डेटाबेस का नाम है। और अभी हम लोग जो बना रहे थे उसका नाम हमने क्या दिया था, फॉर्म सबमिट नाम दिया था, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे फॉर्म सबमिट लिखना होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अब अपने दोनों PHP के कोड को और डेटाबेस के कोड को, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऐसा हम लिखना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, एक यूजर नाम दे दिया और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कहने का सेंस, जैसे ये एक कॉलम गया, ये SQL एक कॉलम हो गया, सर्च एक कॉलम हो गया, क्यूरी एक कॉलम हो गया, तो ऐसा। अब हमें इतना पता है कि हमारे पास कितने हैं, एक नेम है, एक कॉन्टेक्ट नंबर है और ईमेल है, ठीक है। 3 फील्ड्स है हमारे पास, तो हम 3 कॉलम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 ले लिया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्या मिल जाएगी, 3 कॉलम हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखना यहाँ यहाँ क्या मिल रहा है, 1 2 3, 3 कॉलम हमारी बन जाएगी यहाँ पे। अब नाम देना है हमें, तो सबसे पहले नाम क्या देते हैं, नेम दे दो, ठीक है। अब नेम जो है, अब नेम के अंदर हमें किस टाइप की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, जो भी हमारी नेम के अंदर हमारी कुछ टेक्स्ट टाइप की रहती है ना, जो भी, तो इंट तो होगा नहीं, वो यहाँ पे क्या दे रही है, टाइप के अंदर इंट दे रही है। अब यहाँ पे सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं, varchar, ठीक है। varchar यूज कर लो यहाँ पे। और उसके बाद अब दूसरा क्या था, हमने रखा था ईमेल, ईमेल रख लो या फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, ठीक है। कॉन्टेक्ट लिख लो बस। कॉन्टेक्ट क्या होगा, उसको कॉन्टेक्ट को इंटीजर रख सकते हैं हम। दूसरा क्या है, पासवर्ड ले लो। अब देखना, अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से अब तुम यहाँ पे नेम वगैरह दे के और यहाँ पे टाइप वगैरह सेलेक्ट करके, यहाँ पे लेंथ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, मैक्सिमम केस में सारे फील्ड्स हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। अब ये एक एक चीज जब तुम बनाने जाओगे तब तुम्हें धीरे धीरे ये सारी चीज समझ आएंगी, इन सब चीजों का मतलब क्या है। तो मैक्सिमम टाइम्स हमें इतना नहीं देना होता है कि ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। अब सिंपली यहाँ से जाओ और इस चीज को क्या कर दो, सेव कर लो। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गई, प्लीज एंटर अ वैलिड लेंथ। अब लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ यानी कि अब तुम्हें क्या देना है, अब नेम है तो नेम की एक लेंथ होती है ना। कोई भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो हमें पता होता है कि 10 लेटर्स चाहिए, 20 लेटर्स चाहिए, 50 लेटर्स चाहिए, ऐसा कुछ की कुछ लेंथ दे दो। कॉन्टेक्ट नंबर है तो कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारा 10 ही होता है। पासवर्ड तुम 20 ले लो, लेंथ दे दिया। अब सेव करके देखते हैं, अब क्रिएट हो गई। अब क्या हो गई, हमारी क्रिएट हो गई नेम, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, ऐसा कुछ हमने क्रिएट कर लिया। तो अब इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक एक जाके हम फील्ड क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस होती है उससे इजी, हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे सिंपली हम क्यूरी रन कर देते हैं अपना। यहाँ पे हम अपनी क्यूरी लिख देते हैं। उसके बाद वो क्यूरी लिखने के बाद क्या होती है, तुम्हारी ऑटोमेटिक है, तुम्हारी डीबी क्रिएट हो जाती है। तुम्हें अलग अलग एक एक फील्ड्स तुम्हें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कुछ क्यूरी हम लिख सकते हैं। अब क्यूरी लिखने के लिए तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो।
तुम अपने फील्ड्स लिख सकते हो कि ये फील्ड्स हैं और मुझे क्यूरी लिख के दे दो, तो ऑटोमेटिक यहाँ से अब तुम चीज़ों को फास्ट मूव में अगर सीखना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी क्यूरी दे सकते हैं। क्यूरी लिखने के बाद क्या करेंगे, एज सिंपली यहाँ पे गो करेंगे, फिर हमारा ऑटोमेटिक एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो भी हम नेम रोल जो भी हम हमारी टेबल के अंदर जो भी हमारी फील्ड्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं, वहां से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या करा, अभी हमने बाय हैंड सारी चीजें क्या करी, क्रिएट करी। जैसे ये हमारी स्ट्रक्चर है, ब्राउज पे आओगे तो तुम्हें ये देखो यहाँ नेम है, कॉन्टेक्ट है, पासवर्ड है। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई डेटा हमें नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमने लिखा ही नहीं है। बट अगर मैं अपनी दूसरी डीबीज दिखाऊं तो अब देखना यहाँ पे, अगर अब मैंने अभी देखा ये जो टू डू ऐप मैंने बनाया, तो इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे, 1 2 3 फील्ड्स मैंने ऐड करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ मुझे मेरा डेटा दिख रहा है, यहाँ कुछ कुछ चीजें सेव हुई हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है। अगर हम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर ऐड कर दिया इसे, हम रिफ्रेश कर लो। अब देखना, ठीक है, अब ये क्या होगी, हमारी ऐड होगी इधर डीबी के अंदर, ठीक है, यहाँ ऐड होगी। अब जो भी अब हम एज यूजुअल हमने क्या बनाया, हमने डेटाबेस क्रिएट करा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या करना है, टेबल बनाना है। उस टेबल का कुछ नाम दे दो, यूजर्स दे दो, एज यूजुअल जो तुम्हारे रिलेवेंट हो नाम, वो नाम दे दो। उसके बाद क्या करना है, जो भी तुम्हें अब डेटा सेव करना है, ठीक है, तुम्हें नेम स्टोर करना है तो तुम नेम नाम की फील्ड बना लो, तुम्हें कॉन्टेक्ट स्टोर करना है तो तुम कॉन्टेक्ट नाम की फील्ड बना लो, और वो अलग अलग, ठीक है, वो सारी। अब जैसे इस केस में स्टूडो के अंदर मुझे क्या है, एक टास्क है, मुझे उसे स्टोर करना है। तो इसमें क्या करी हुई है, यहाँ पे टाइटल दी हुई है, अब इसे स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगी, आरोही सिंह मैंने जैसे ही ऐड करा तो ये क्या होगी, यहाँ आके स्टोर होगी। अगर मैं और कुछ ऐड करूँ यहाँ पे, अब मैं नेहा सिंह ऐड कर रही हूँ, अब क्या होगी, एक और फील्ड मेरी यहाँ ऐड हो गई, ठीक है, यहाँ तो ऐड हो ही रही है, इसके साथ क्या हो रही है, मेरे डीबी में भी ऐड हो जाएगी। अब देखना, अभी आरोही सिंह ऐड है, नेहा सिंह ऐड नहीं है, बट इसको तुम रिफ्रेश करोगे तो अब देखो यहाँ पे एक और फील्ड तुम्हारी क्या होगी, ऐड होगी यहाँ पे। तो ये क्या हो रही है, अब ये क्या है, अब मेरी जो HTML जो PHP की कोड है और डेटाबेस की कोड है, क्या है, ये आपस में लिंक है, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए शो हो रहा है ऐसा। तो अब देखो, अब इसके बारे में तुमने समझ लिया कि डेटाबेस में तुम्हें कैसे डेटाबेस बनाना है, कैसे क्या बनाना है, टेबल कैसे बनानी है और फील्ड्स कैसे बनानी है। अब देखो, इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपने डीबी का नाम देना होता है, और अगर तुम्हारी कनेक्शन नहीं है तो तुम्हें क्या मिल, ऐसा कुछ कनेक्शन फील्ड सा तुम्हें आएगा, अगर तुम्हारी कनेक्ट नहीं होगी डीबी की फाइल तो। अगर तुम्हें कोई चीज इंसर्ट करनी होती है डेटा के अंदर, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, नेम बना लिया तुमने एक वेरिएबल, इसके अंदर ये वैल्यू है तुम्हारी आरोही। अब ये से क्या करना है, तुम्हें इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हम जाएंगे इधर, अब ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये कनेक्शन है, क्यूरी इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये क्या है, नेम जो वैल्यूज है, और ये अब देखो इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है। अब ये कमांड्स है तुम्हारे, ठीक है, इसे रन करना होता है। यूजर्स क्या है, हमारा टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है। यूजर्स मेरे टेबल का नाम होगा, जो हम डेटाबेस, मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे मान लो जो भी है, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम तुम अभी हमने फॉर्म डीबी करके कुछ बनाया था, तो अभी यहाँ पे क्या है, टेस्ट डीबी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो तुमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद आते हो तुम इसमें, अब कनेक्शन है, क्यूरी तुम लिख रहे हो यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, अब कहाँ इंसर्ट कर दो, इस यूजर टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है, इस यूजर टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। अब नेम क्या है, नेम तुम्हारी वैल्यू है, अब जो तुमने उसके अंदर फील्ड बनाई है ना, जैसे अभी हम लोग नेम बना रहे थे, अब देखो यहाँ नेम नेम नेम, हम
ये वाली थी ना हमारी टेबल, देखो फॉर्म सबमिट है और ये यूजर उसकी टेबल है। ये फॉर्म सबमिट क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है, और ये यूजर्स क्या है, हमारे टेबल का नाम है। इसके अंदर हमने नेम बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, पासवर्ड बनाया, ठीक है, ये रहा। अब ये यहाँ मेरा, यहाँ पे जो मेरी फील्ड की नेम है वो क्या है, नेम है। तो अगर यहाँ पे नेम है तो हम अगर ऐसा नहीं कि फुल नेम लिख देंगे तो चल जाएगा हमारा, ठीक है। वो फिर ढूंढने लगेगा ना कि कहाँ स्टोर हूँ, कहाँ जाऊँ। तो यहाँ जो तुम नाम लिख रहे हो, यहाँ अगर नेम लिख रहे हो तो सेम नाम वहां भी लिख सकते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, नेम है, और मेरे डीबी का नाम, मेरे डीबी का नाम क्या है, फॉर्म सबमिट, और मेरे टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, मेरे फील्ड का नाम क्या है, नेम, ठीक है। अब हम कहाँ आ रहे हैं, हमारे डीबी का नाम यहाँ पे टेस्ट डीबी है तो हमारे फॉर्म डीबी है, फॉर्म सबमिट नाम होगा। हमारे टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम यूजर्स है तो यहाँ यूजर्स होगा। हमारे फील्ड का नाम क्या है, नेम है तो नेम होगा। उसके अंदर वैल्यू, अब उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करनी है। अब यहाँ पे ये डॉलर नेम का मतलब है, यहाँ से ये इस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो जाके क्या कर दो, मेरे डीबी के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर क्या है, आरोही है, तो आरोही कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और एज यूजुअल क्या हो जाएगी, तुम्हारी डेटा इंसर्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर तुम्हें डेटा को फेच करना होता है, ठीक है, अब मान लो ये तो इंसर्ट कर दिया, अब बस अब इंसर्ट तो हो गई, बट अब तुम्हें क्या करना है, उस डेटा को फेच करना है। फेच करने का मतलब यानी कि वो डेटा तुम्हें देखना है, वो डेटा तुम्हें चाहिए, तुम्हें यूज करना है उस डेटा को। फिर क्या करोगे, अब एक और वेरिएबल बना लोगे रिजल्ट नाम का, इसके अंदर अब देखो, अब कोई चीज अगर तुम बना रहे हो ना तो उसे स्टोर करने के लिए तुम्हें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। अब कोई चीज है, अगर अब अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज है, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं तो तुम रखोगे उसे, हवा में तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। अब कोई चीज है, अगर घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी है तो या तो उसको तुम डेस्क पे रखोगे, टेबल पे रखोगे, कहीं भी रखोगे, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है उसको हवा में तुम रख दोगे, ऐसा नहीं है। अब उसे कोई भी चीज है अगर, तो उसे क्या होती है, उसे हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो वैसे ही अगर ये नेम है, अगर आरोही है, तो इसे स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो उसके लिए हमने एक नेम नाम का जगह बना दिया, उसके लिए एक नेम नाम का कंटेनर बना दिया, एक डब्बा बना दिया आरोही को रखने के लिए, ठीक है। वैसे ही क्या है, अगर मुझे कुछ भी रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी डेटा अगर मैं फेच कर रही हूँ, ठीक है, अब वो डेटा आ जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसे रखना पड़ेगा। तो उसे रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसे रखने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, कोई कंटेनर बनाते हैं, कोई डब्बा बनाते हैं कि आओ तुम यहाँ पे एडजस्ट हो जाओ, ठीक है, ऐसा। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल बना दी, एक डब्बा बना लिया, ठीक है, एक रिजल्ट नाम का डब्बा बना लिया। उस डब्बे के अंदर क्या करेंगे, उस डब्बे के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उस डब्बे के अंदर जो भी यूजर टेबल के अंदर है, ठीक है, वो जो भी यूजर टेबल के अंदर है, डेटा हमारे जो डीबी के अंदर था, वो सारा का सारा क्या कर दो, इस रिजल्ट नाम के डब्बे के अंदर, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर दो, तुम स्टोर कर दो, ठीक है। वहां से मैं क्या कर लूंगी, मैं फेच कर लूंगी। फेच करने का तरीका यहाँ से हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज है उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अब तुम क्या कर रहे हो, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। अब यहाँ पे कौन से टेबल, मेरी जो यूजर टेबल है, ये वाली जो टेबल है यूजर, ये वाली जो टेबल है, यहाँ इस टेबल से तुम क्या कर दो, इस टेबल से मुझे ये नेम नाम का जो फील्ड है इसे तुम फेच करके दे दो, इसे तुम दे दो मुझे लाके, ऐसा कुछ। ये क्या होती है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को फेच कर सकते हैं। तो ये होती है तुम्हारी ओवरऑल पीएचपी लिखने का थोड़ा सा तरीका देख लिया। अब कनेक्शन तुम्हारी यही है, इस तरीके से तुम कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन वाली फाइल देखो, तो ये देखो db.php, ठीक है, ये तुम्हारी कनेक्शन की फाइल है। यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये हमारे डीबी का नाम है, और यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ से हम अपनी जो कनेक्शन है, यानी कि डेटाबेस से पीएचपी के कोड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हो, इसको अब तुम कनेक्ट db.php के जगह connection.php भी नाम दे सकते हो। यहाँ क्या कर दिया, कनेक्शन बना रहे हैं हम। मैं डिस्प्ले करने का जो हम बताने वाले थे उस चीज को देख लेते हैं। दूसरा क्या कर दिया, एक फॉर्म बनाई है form.php,
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है, अब ये तुम क्या कर रहे हो, PHP लिखा और इंक्लूड कर रहा है db.php को, ठीक है। इंक्लूड करने का सेंस ना, अब तुमने इंक्लूड देखा नहीं होगा, ठीक है, तुम रिएक्ट वगैरह पढ़े होते हैं तो तुम्हें इंक्लूड वगैरह ये सब चीजें पता होती है। अब इंक्लूड का मतलब ये होता है क्या कर रहे हो तुम, कोई चीज इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि इस फाइल के अंदर कोई चीज तुम ला रहे हो, ठीक है, ऐसा। तो अब ये जो है, ये तुम्हारी फॉर्म डॉट php है, कुछ फॉर्म बना रहे हो, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये जो db की फाइल है, ये जो कनेक्शन है, ठीक है। अब ये तुम क्या कर दो, यहाँ लोड कर दो, यहाँ पे ला दो मुझे। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम इंक्लूड यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या दे दिया नाम हमने, db.php, यानी ये वाली फाइल जो है वो क्या कर दो, इस पेज के अंदर भी इंक्लूड कर दो। अब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, एज यूजुअल मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, इस पेज पे इंक्लूड कर लिया, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अब हम क्या कर रहे होंगे, हम बना रहे हैं फॉर्म, यहाँ पे हमने सबमिट कुछ फॉर्म बना लिया, ये रहा हमारा फॉर्म। अब देखो ये सब तुम्हें पता है, लेबल, मैसेज, सबमिट बटन सब पता है। अब इसमें अलग क्या है, ये जो एक्शन है, जो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट में देख रहे थे, कोई फॉर्म सबमिट करना होता तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन में हम ये सबमिट डॉट php, कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करो तो कहाँ जाए, ये सबमिट डॉट php, यानी वहां चली जाए। उसके बाद हम मेथड कौन सा यूज कर रहे होते हैं, हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। पोस्ट मेथड यूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं हम, इसको मैं दिखाती हूँ। अब देखो, ठीक है, कोड कल समझते हैं, ठीक है, आज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या है ये। अब देखो ये फॉर्म है, ठीक है, अब ये फॉर्म है, इसके अंदर मैं मान लो आरोही नेहा सिंह ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। ईमेल मैंने लिख दिया arohi@gmail.com, ठीक है। कुछ मैसेज मान लो, कुछ भी मैसेज है, ठीक है। अब ये कुछ मैसेज लिख दिया। अब इस फॉर्म को मैं सबमिट करूं, इस फॉर्म को मैं जब सबमिट करूं तो क्या हो जाए, ये मेरे डीबी में स्टोर हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी डीबी यानी ये जो php माई एडमिन है इसके अंदर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज हमें क्या करनी थी, हमें डिस्प्ले भी करना था, ठीक है। तो अब जैसे इसको सबमिट करोगे, ठीक है, हम कहाँ आ गए, हम दूसरे पेज पे लैंड कर गए, ठीक है, हम इस डिस्प्ले वाले पे आ गए। अब हमने जो ये फील्ड ऐड करी है आरोही नेहा सिंह, इसके अंदर ईमेल है, इसके अंदर कुछ मैसेज है, और ये जो सबमिटेड ऐड है ये कुछ हमारी डेट एंड टाइम ऐड हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, कोई भी फॉर्म जब सबमिट हो रही है वो क्या हो रही है, सबमिट हो गई, सबमिट होने के बाद डेटा स्टोर हुआ, डेटा स्टोर होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले कर रहे हैं इसे। बैक टू अगर फॉर्म जाओगे तो इसके अंदर एक और फील्ड ऐड कर दो, मान लो इसके अंदर तुम अभी ऐड कर दो, अभी @gmail.com कर लो, इसके अंदर कुछ भी मैसेज लिख दो, अब फिर सबमिट करो। अब क्या हो गया, एक और फील्ड हमारी यहाँ क्या हो गई, ऐड हो गई इस टेबल के अंदर, ये हमारी ऐड हो गई। तो अब इसे कैसे आप बना सकते हो, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये है। और एक और चीज है, हमारे क्रड ऑपरेशंस भी होती हैं। क्रड ऑपरेशंस यानी कि अगर अब ये नेहा सिंह जो हमने ऐड कर रहा है इसको तुम डिलीट कर सकते हो। इसके अंदर अगर तुम कोई भी चीज ऐड कर रहे हो, तुम अभी ऐड कर रहे हो, ये ऐड हो गया अभी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, इस पेंसिल पे अगर क्लिक करोगे तो तुम इससे अपडेट भी कर सकते हो, अभी सिंह कर दो इसको एंड अपडेट कर दो। अब क्या हो गया, ये अभी सिंह यहाँ पे आ गया, ठीक है, पहले क्या था, अभी था। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। अगर हम इस क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारी फील्ड जो है वो डिलीट हो जाएगी। देखो ये डिलीट हो गई, सारे टास्क तुम एक एक करके डिलीट कर दो। यहाँ से क्या कर सकते हो, नए सारे टास्क, और इस पेंसिल पे क्लिक करके हम क्या कर रहे होंगे, अब आरही सिंह को तुम अभी में चेंज कर दो, अपडेट करो, तो ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, और यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो हम दो चीजें सीखनी है हमें अब नेक्स्ट, एक क्रड ऑपरेशन यानी कि CRUD, ठीक है, C यानी क्रिएट,
आर यानी रीड, यू यानी अपडेट और डी मतलब डिलीट। ठीक है। CRUD ऑपरेशन यानी कि आप कोई भी चीज कैसे अपडेट क्रिएट कैसे कर सकते हो, जैसे कि अब क्या कर रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं अभी, ये क्या हो रही है, अब इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है। अब इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है। अब ये क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। और रीड का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी टास्क है, अब ये डेटा है तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये क्या हो रही है, रीड कर रहे हो। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं तुम्हारे CRUD ऑपरेशंस के अंदर। तो 4 चीजें हम सीखने वाले हैं, CRUD ऑपरेशन देखने वाले हैं। और दूसरा हम ये फॉर्म जो है हमारी, ये फॉर्म है, अगर कोई फॉर्म है उसे हम सबमिट कर रहे हैं और सबमिट करने के बाद कोई डेटा डिस्प्ले हो रही है, हमें कुछ आउटपुट दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट कल परसों में, ये सारी चीजें देखने वाले हैं और लास्ट हमारा यही होगा। और तुम्हें जो फॉर्म, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा ही तुम्हारे फॉर्म होगा। तुम जो फॉर्म बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट फॉर्म ही बना रहे हो या कोई भी फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, ऐसा ही कुछ तुम्हारा फॉर्म होगा। और जैसे ही इस फॉर्म को तुम सबमिट करोगे, जैसे इस फॉर्म को तुम सबमिट करोगे तो क्या आना चाहिए, अगर इस फॉर्म को तुम सबमिट कर रहे हो, अब जैसे इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ तुम्हें डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी डेटा कुछ दिखनी चाहिए, या तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाए या अलग से डिस्प्ले हो, वो डजेंट मैटर, वो देखेंगे जब प्रोजेक्ट करना तब। बट ऐसा कुछ हमें चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब इस चीज को क्या कर सकते हो, तुम उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। तो लास्ट कल परसों के लेक्चर्स में हम यही देखने वाले हैं, CRUD ऑपरेशन और ये सबमिशन। ओवरऑल लास्ट हमारा यही है। तो टाइम हो ही गया। चलो, एनी डाउट किसी का, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम आप